एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ बैटमैन नाम के पर्सन का। आपका बहुत बहुत थैंक यू दोबारा से डोनेशन देने के लिए। और जो आपकी क्वेरी है कि यार वार्लॉक ऑफ मैगस वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर दो नॉवल को, तो सो यार अभी फ़ोन ठीक नहीं है। फ़ोन नया आ जाता है, फ़ोन सही हो जाता है ना, टाइम मिलते ही मैं ज़रूर कर दूंगा। पीक नॉवल है वो भी, मैं ज़रूर कर दूंगा। लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा टाइम भी, और फ़ोन भी सही नहीं है ना, चीज़ें हो नहीं पा रही है, तो ज़रूर मैं कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डोनेशन के लिए। और सेकंड नंबर पे मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एक अननोन पर्सन है, उनका भी बहुत-बहुत थैंक यू। और जिन लोगों को मैं थैंक यू नहीं बोल पाता हूँ मैसेज के अंदर, क्योंकि ये होता है ना, जो लोग मेरे को डोनेशन देते हैं तो वहाँ पे बस पे का ही लिख के आता है, थैंक यू और जवाब देने का नहीं आता। तो जिनका जवाब देने का नहीं आता, मैं उनको वीडियो में मतलब थैंक यू बोल देता हूँ कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे जो फेंग युआन था, वो ह्यूमन पाथ की हेल्प से रेस्ट्रिक्ट करेगा हेवन पाथ को। अब हेवन पाथ को रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए उसके पास एक मेथड था, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में, अभी पूरे के पूरे गो वर्ल्ड ले लो, पूरा ब्लैक हेवन, व्हाइट हेवन और पांचों के पांच रीजन, सबके अंदर जितने भी लोग हैं, सबको एक ही चीज को मतलब दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। वो दिक्कत ये है कि उनका जो इमोर्टल प्राइमेसी है ना, अनस्टेबल हो चुका है। दिक्कत आ रही है, क्यूआई मर्ज हो चुकी है, क्यूआई टाइट्स आ रहे हैं, सब कुछ दिक्कत ही दिक्कत है। उनके जो ग्रोथ सिस्टम, इनकम सिस्टम, जो भी सिस्टम था, सारा डेवलपमेंट खराब हो रहा है। लेकिन फेंग युआन के पास एक मेथड था जिससे वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकता था। उसका मेथड ये था कि उसके पास ना 5 मिनी रीजन्स हैं। 5 मिनी रीजन्स में उसने क्या करा, एक मेन फॉर्मेशन लगाई है मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर। मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर एक मेन फॉर्मेशन लगा दी है। उस मेन फॉर्मेशन को छोटी-छोटी सब फॉर्मेशन से कनेक्ट करना था, और सब फॉर्मेशन लगेगी 4 मिनी रीजन के अंदर। जैसे नॉर्थर्न पे है, साउथर्न बॉर्डर, ईस्टर्न सी और वेस्टर्न डिजर्ट, इसके अंदर उसे लगानी थी, जिसमें से एक मिनी रीजन के उसने अंदर ना सब फॉर्मेशन लगा दी थी। 3 के अंदर और लगा देगा, और तीनों यहाँ पे आपस में जुड़कर यहाँ कनेक्ट हो जाएँगी मेन फॉर्मेशन से, जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट की होगी। तो इससे फाउंडेशन स्टेबल हो जाएगी, और पूरा का पूरा उसका जो इमॉर्टल प्राइमेसी है, सविनर इमॉर्टल बॉडी वाला, वो पूरा का पूरा स्टेबल हो जाएगा, और जो उसका दिक्कत आ रही है वो खत्म हो जाएगी। शायद यही एक रास्ता था जो अभी तक दूसरों को नहीं पता, लेकिन फेंग युआन को पता था कि कैसे इस अनस्टेबिलिटी को ठीक करा जाए, कैसे अपनी प्राइमेसी को स्टेबल करा जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, एपिसोड 272, 272। लेट्स स्टार्ट। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है इमोरियल ब्लैक हेवन के अंदर। अंशु एक्साइटेड होकर कहता है, देयर हियर। अंशु ने चुपचाप अपने 1000 सोल बीस्ट की आर्मी से एम्बुश सेट किया। जैसे ही वाइल्ड सोल बीस्ट रेंज में आए उसके एम्बुश के, अंशु ने एम्बुश एक्टिवेट करा और हर साइड से अटैक स्टार्ट कर दिया। अंशु सोल बीस्ट आर्मी को कंट्रोल करते हुए इमोर्टल को एक्टिवेट करता है और कई इमोर्टल किलर मूव को यूज करता है। उसके किलर मूव लगते ही उसकी साइड के सोल बीस्ट की स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस बूस्ट हो जाती है। और कुछ मिनट की फाइट के बाद करीबन 400 वाइल्ड सोल बीस्ट मर गए और बाकी कैप्चर हो गए। अंशु कहता है, मास्टर, वो स्पेक्टर सोल को बहुत बड़ा स्टॉक देता है सोल कोर का। और यहाँ पे स्पेक्टर सोल मुंह खोलता है और सारे के सारे सोल कोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और डाइजेस्ट भी करना स्टार्ट कर देता है। पहले ही स्पेक्टर सोल ने अंशु को सीक्रेटली स्लेव बना लिया था। उसने अंशु को सोल पाथ कल्टीवेशन की प्रोफाउंडिटीज सिखाई और उसके इमोर्टल गो के अकॉर्डिंग स्पेशल सोल पाथ किलर मूव भी क्रिएट किए। इससे अंशु की स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ती गई। वो बार-बार मिशंस को लेकर सोल बीस्ट को कैप्चर करता रहा। स्पेक्टर सोल ने उसके लिए 2 मेथड बनाए थे। एक मेथड से वाइल्ड सोल बीस्ट की लोकेशन मिल जाती, दूसरा एक तरीके का सिंपल इमॉर्टल फॉर्मेशन था जो कि सोल बीस्ट को अट्रैक्ट करता था। इन दोनों की वजह से अंशु की कैप्चर एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई थी। सबसे पहले ट्रैप सेट कर दो, सबसे पहले देखो कि सोल बीस्ट है कहाँ, सोल बीस्ट जहाँ लोकेशन मिल गई वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ से कुछ दूरी पर एक ट्रैप सेट कर दो, फॉर्मेशन बना दो। अब कुछ ही दूरी पर तो वो सोल बीस्ट होंगे ही, तो जैसे ही सूंघेंगे कि अरे यहाँ पे कुछ है, तो वो अट्रैक्ट होके आएँगे, और जैसे ही वो आएँगे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाएँगे और कैप्चर हो जाएँगे, या तो मर जाएँगे, और वो स्पेक्टर सोल को दे देगा, जिससे स्पेक्टर सोल अपना हील होता रहेगा। लेडी कोल्ड ऐश को लगा कि अंशु एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो बहुत खुश हुई थी। सोल पैसिफाइंग रूट हेवन में सिर्फ लेडी कोल्ड ऐश रैंक 8 थी, इसलिए वही लीडर थी। उसके नीचे अनकॉन्ग और अंशु थे। जब आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने मीटिंग बुलाई थी, लेडी कोल्ड ऐश ने उन दोनों को एक्सपीरियंस के लिए साथ ले गई थी। मीटिंग के टाइम अनकॉन्ग और अंशु बाहर रैंक 7 गू इमॉर्टल से बात कर रहे थे। लेडी कोल्ड ऐश को पता नहीं था कि अंशु स्पेक्टर सोल का स्लेव बन चुका है, पर एक्चुअली पूरा सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन स्पेक्टर सोल का टारगेट पर था। जितने ज़्यादा मिशंस अंशु कंप्लीट करता, उतना ही कंपटीशन में उसका एडवांटेज बढ़ता जाता, वो ऊपर रैंक पे बढ़ता जाता, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी चीज़ें सब बढ़ती जाती।
आती और ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर वो भाई अपनी सोल पैसिफाइंग जो ग्रोटो हेवन की लीडर है लेडी कोल्ड डैश उसको टक्कर दे देगा। क्या पता उससे ही कब्जा कर ले, स्पेक्टर सोल को बुला के लेडी कोल्ड डैश को स्लेव बनवा ले, क्या पता। ये बात लेडी कोल्ड डैश और बाकी कोई मॉडल भी नोटिस कर रहे थे कि भाई ये जो बंदा है अंशु ये धीरे धीरे ना आगे बढ़ रहा है, इसका रैंक बढ़ रहा है। इनको तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो टैलेंटेड है, लेकिन इनको क्या पता कि स्पेक्टर सोल उसके पीछे था। एक दिन लेडी कोल्ड ऐश ने अंग कॉन्ग को बुलाया। लेडी कोल्ड ऐश कहती है आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ग्रोटो हेवन को यूनाइट करना चाहता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ब्लैक हेवन में वेरिएंट ह्यूमंस बहुत हैं, लेकिन रैंक 8 ह्यूमंस सिर्फ 2 हैं। मैं और ग्रैनी स्केलेटन मैंने ग्रैनी स्केलेटन से कांटेक्ट कर लिया है। तुम ईस्टर्न से जाओ और उससे मिलकर कॉर्पोरेशन मतलब शो करो कि हम साथ मिलना चाहते हैं, अलायंस बनाना चाहते हैं। अनकॉन्ग कहता है यस, लेकिन अंदर से वो बिटर स्माइल कर रहा था। मतलब बिटर स्माइल क्या, इस फील भी अजीब सी आ रही थी उसको। उसे पता था कि लेडी कोल्ड ऐश जानबूझकर उसे भेज रही हैं ताकि अंशु कंपटीशन में जीतने का चांस उसको ज़्यादा मिल जाए। यहाँ पे अंग सोचते हुए कहता है अंशु मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, मेरे जीतने का चांस तो है ही नहीं। फिर भी वो मिशन एक्सेप्ट करता है और इमॉर्टल प्राइमेसी कह रहा हूँ, इमॉर्टल मटेरियल गिफ्ट के लिए लेकर निकल पड़ता है। और वो हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल क्रॉस करके 5 रीजनल में पहुंचता है और अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न सी तक ट्रैवल करता है। रीजनल वॉल्स खत्म हो चुकी थी, इसलिए गो इमॉर्टल अब इजीली रीजन क्रॉस कर सकते थे। ट्रैवल के दौरान अनकोंग देखता है कि क्यूआई टाइड की वजह से 5 रीजन में ह्यूज डिजास्टर हो रहे हैं। फिर भी बिना प्रॉब्लम के वो ईस्टर्न सी के इमोरियल ब्लैक हेवन पहुंच जाता है। लेडी कोल्ड ऐश के कम्युनिकेशन मेथड से वो यहाँ पे स्कैटर्ड बैम्बू ग्रोटो हेवन एंटर करता है और ग्रैनी स्केलेटन से मिलता है। ग्रैनी स्केलेटन कहती है फेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्यूआई टाइड आ रही हैं, अगर हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो फ्यूचर मतलब कुछ कंफर्म नहीं क्या होगा। हम सब ह्यूमंस हैं, हमें यूनाइट होना चाहिए। ग्रैनी स्केलेटन तुरंत ही कॉर्पोरेशन से एग्री कर लेती है। फिर ग्रैनी स्केलेटन कहती है ईस्टर्न सी के ब्लैक हेवन में वेरिएंट ह्यूमंस ज़्यादा पावरफुल हैं। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क भी दूसरी रीजन की वेरिएंट ह्यूमंस को गैदर कर रहा होगा। अंक कौन कहता है सीनियर आप क्या सजेस्ट करती हो इन सब चीज़ों को देखते हुए। ग्रैनी स्केलेटन कहती है हम सिर्फ ब्लैक हेवन नहीं वाइट हेवन के ह्यूमंस को भी यूनाइट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई लोगों से कांटेक्ट किया है, उनमें एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, हमें उससे परसूडे करना पड़ेगा। परस्यूड या परस्यूड करना होगा। ग्रैनी स्केलेटन अब आगे कहती है वो रैंक 8 कोई इमॉर्टल है, ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू, उसके पास प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन है। अगर वो ज्वाइन कर गया तो वाइट हेवन के कई गु इमॉर्टल भी साथ आ जाएंगे। ये सुनकर अंगकॉन्ग सोचता है ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू से मिलना मेरा मिशन नहीं था, लेकिन अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे फिर से अंशु के अगेंस्ट compete करने का चांस मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा काम करा होगा, एक्स्ट्रा हेल्प करी होगी अपनी लीडर लेडी कोल्ड ऐश की, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। अंगकॉन्ग डिसाइड किया और कहता है सिंस सीनियर ने प्लान बना लिया है जूनियर अभी प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन जाता है। यहाँ पे ग्रैनी स्केलेटन खुश होकर कहती है गुड, ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू फाइट और किलिंग पसंद नहीं करता, इसलिए अलायंस में इंटरेस्ट उसका है। अगर तुम सक्सीड हो गए मैं तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। अंगकॉन्ग यहाँ पे बोन ग्रोट हेवन को छोड़कर इमोरियल व्हाइट हेवन पहुंचता है और ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू से मिलता है। ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू अलायंस में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अनकॉन्ग लेडी कोल्ड ऐश का रिप्रेजेंटेटिव था, इसलिए उसने इग्नोर नहीं किया और अंदर इनवाइट करा। अनकॉन्ग ने अपना प्रिपेयर्ड स्पीच दिया, लेकिन ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ। ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू कहता है प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन वर्ल्डली अफेयर में इंटरफेयर नहीं करता। हम म्यूचुअल हैं, अलायंस नहीं करेंगे लेकिन रिसोर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। सोल पैसिफाइंग ग्रो टू हेवन के सोल पाथ रिसोर्स प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रो टू हेवन के लिए यूजफुल हैं। अंगकॉन्ग समझ गया कि आज अलायंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन से रिलेशन स्ट्रांग हो सकता है, इसलिए वो एग्री हो गया। जब अंगकॉन्ग जाने लगा एक और गो इमॉर्टल ने उसे रोक लिया। हुआ सॉन्ग उससे कहता है अपने अंगकॉन्ग से कहता है तुम इतनी दूर से आए हो, कुछ दिन रुक जाओ, अभी मॉर्टल इंपीरियल कोर्ट में वर्ल्ड पोएट्री कंपटीशन होने वाला है, देखने में इंटरेस्टिंग होगा। अंगकॉन्ग को पता था कि प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन में पोएट्री कल्चर फेमस है और यहाँ के गो इमॉर्टल लिटरेचर पसंद करते हैं। एक तरीके से रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए अंगकॉन्ग ने स्टे एक्सेप्ट कर लिया कि चलो रुक जाएंगे, चाहे उसे पोएट्री में इंटरेस्ट हो या ना हो। फिर वो वर्ल्ड पोएट्री कंपटीशन स्टार्ट हो गया। यह बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए पूरे ग्रोटो हेवन से टैलेंटेड स्कॉलर्स कैपिटल सिटी में आ गए थे। कैपिटल सिटी महीने भर से लोगों से भरी हुई थी। क्राउडेड स्ट्रीट पर ली शाओबाई और टीचर जियांग साथ चल रहे थे। अरे ली शाओ याद है ना, फेंग युआन का क्लोन ली शाओबाई याद होगा तुम्हें, फेंग युआन का क्लोन इसी ग्रोटो हेवन के अंदर है। ली शाओबाई टीचर जियांग कहता है वर्ल्ड पोएट्री कंपटीशन में 18 राउंड्स हैं। शाओबाई अगर तुम अपनी लाइफ
मतलब एक तरीके से चेंज करना चाहते हो तो ये बेस्ट चांस है। तुम फर्स्ट 10 राउंड पास कर सकते हो, लेकिन लास्ट 8 वाले लक पर डिपेंड करेगा, शायद हम अपोनेंट्स बन जाएँ। ये भी हो सकता है क्योंकि अपना टीचर भी शायद जॉइन करेगा। ये सुनकर ली शाओबाई अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे ऑलमोस्ट श्योर है कि टीचर मेरा अपोनेंट बनेगा ही बनेगा। ली शाओबाई एक्चुअली फेंग युआन का क्लोन था, जिसे प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन टेक ओवर करने के लिए प्यादा बनाकर भेजा गया था। शुरू में ली शाओबाई की लाइफ स्मूथ थी। उसे सू क्लैन की यंग मिस सू क्यूआई हान का अफेक्शन मिला और वो 10 ग्रेट स्कॉलर्स में आ गया, जिससे उसके सू क्लैन का सन इन लॉ बनने का चांस भी था। लेकिन कैपिटल जाते वक्त ह्यूज डिजास्टर आ गया, माउंटेन कोलैप्स हो गए, रिवर फ्लड भर गया और उसकी टीम वैली में मंथ तक ट्रैप हो गई। जब तक ली शाओबाई एस्केप हुआ, सब कुछ लेट हो चुका था। वो एम्परर से नहीं मिल पाया और उसका 10 ग्रेट स्कॉलर टाइटल किसी और को मिल गया। फिर जब उसने सू क्यूआई हान से कांटेक्ट करना चाहा तो पता चला कि सू क्यूआई हान उसे ढूंढने निकली थी और खुद ही मिसिंग हो गई। कैपिटल पहुंचने के बाद ली शाओबाई को कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स मिलती रहीं। लोग सीक्रेटली उसके अगेंस्ट स्कीम करते रहे और अननोइंगली ऑफिशियल और रॉयल्टी को ऑफेंड कर देता था। यानी मतलब अपना जो ली शाओबाई है, वो बस जाने अनजाने में ना दूसरों को ऑफेंड कर देता था। दूसरे में मतलब ये कि ऑफिशियल लोग जो पावरफुल होते हैं, टाइटल जिनके पास होता है ऑफिशियल्स, और रॉयल वाले रॉयल्टी जिनके पास होती है, रॉयल लोग होते हैं, राजाओं वाले। तो अगर टीचर जियांग हेल्प ना करता तो शायद वो अभी तक बैगर बन चुका होता, भिखारी। ली शाओबाई अंदर ही अंदर समझ गया। कहता है, मेरी मेन बॉडी ने फेट को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उस बैटल में हमारी लक ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इसलिए मेन मतलब एक तरीके से ना क्लोन, अब देखो क्लोन के पास अब इतना लक कहाँ से आएगा? क्लोन मेन बॉडी से कनेक्ट था ना लक्स के मामले में, लेकिन लक तो गिर गया। अब एक तरीके से ये बंदा अनलकी हो गया था। फिर अपना ये जो फेंग युआन का क्लोन ली शाओबाई था, सोचते हुए कहता है, ये वर्ल्ड पोएट्री कंपटीशन एक्चुअली प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन का इवेंट है, जहाँ से फ्यूचर गो इमॉर्टल सीड्स चूज होंगे। टीचर जियांग को डिटेल नहीं पता, लेकिन वो अभी जॉइन कर रहा है, मतलब वो मेरा ऑब्स्टिकल बनेगा। मेरी लक अभी बहुत खराब है, पक्का मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। अगर मैं उसे हरा दिया तो टीचर मुझसे हमेशा के लिए नफरत करेगा, लेकिन ये चांस बहुत रेयर है। अगर मैंने चांस यूज नहीं किया तो फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी के साथ सीन इसी जगह पर दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे जैसे हम जानते हैं, यहाँ पे अपना कॉन्ग आया हुआ था ना, अनकॉन्ग, तो उसका सीन देखते हैं। वेटर झुककर कहता है, लॉर्ड गू मास्टर्स प्लीज अंदर आइए। हुआ सॉन्ग ने अंकॉन्ग को ट्रांसमिशन भेजा और कहा, ये कैपिटल सिटी का फेमस टी हाउस है, मैं पहले भी यहाँ आकर मतलब कई बार आया हूँ। दोनों गू मास्टर का डिस्गाइज करके कैपिटल सिटी आए थे। यहाँ पे हुआ सॉन्ग बोलता है, मुझे 5th फ्लोर पर टेबल चाहिए। दोनों 5th फ्लोर पर पहुंच गए। विंडो से बाहर देखा कि स्ट्रीट लोगों से भरी हुई थी और ब्रोंज गेट के पास कंपटीशन का फर्स्ट राउंड एरिया कंप्लीटली पैक्ड था। हुआ सॉन्ग ने रैंक 5 इन्वेस्टिगेट गो अंगकोंग को दिया। हुआ सॉन्ग कहता है, इससे स्कॉलर्स के हेड पर टैलेंट क्यूआई दिखे मतलब दिखाई देगा कि उनका टैलेंट कितना है। अंगकोंग ने गो एक्टिवेट करा। उससे हर स्कॉलर के हेड के ऊपर डिफरेंट कलर की टैलेंट क्यूआई दिखने लग गई। अंगकोंग कहता है, अगर टैलेंट क्यूआई देख सकते तो कंपटीशन का क्या ही पॉइंट है, हम ऐसे ही देख के बता देंगे। तो हुआ सॉन्ग हंसते हुए कहता है, टैलेंट की वाइज ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कोई कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करे। पोएम्स स्पॉट पर बनानी होती हैं, यानी ऑन द स्पॉट बनानी पड़ती हैं, चीट नहीं कर सकते। हम स्कॉलर्स की रियल एबिलिटी टेस्ट करते हैं, यानी रियल एबिलिटी उनकी क्या है। फिर हुआ सॉन्ग कहता है, इमॉर्टल फॉर्मेशन स्कॉलर्स की एक तरीके से क्रिएटिविटी एम्पलीफाई करती है। तभी दूर से एकदम नॉक हुआ। दूर मतलब दूर दूर पे एक बड़ा सा वो हुआ गेट, वहां पे नॉक हुआ। तो वेटर डिशेस और वाइन ले आया। तो वेटर ने कहा, 8 ट्रेजर डक, गोल्डन थ्रेड, क्रिस्पी स्पैरो और क्रैब का मीट, ये सब हमारे सिग्नेचर डिशेस हैं। हुआ सॉन्ग ने एक प्रेमिस स्टोन यहाँ पे टिप में दे दिया। हुआ सॉन्ग यहाँ पे कहता है, ये टी स्पेशल है। जब लॉर्ड हुआ यू रैंक 4 गू मास्टर थे और टॉप स्कॉलर बने, तब उन्होंने ये टी क्रिएट की थी, इसलिए इसका नाम टॉप स्कॉलर टी है। अंगकोंग इंटरेस्टेड हो गया। अंगकोंग ने टी पी और आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे डिकेड्स की मेहनत के बाद सक्सेस मिल गई हो, फेम और रेपुटेशन मिल गई हो। अंगकोंग कहता है, गुड टी, बहुत बढ़िया चाय है। मॉर्टल टी होने के बाद भी इसमें ह्यूमन पाथ की एक तरीके से इम्यूनिटी थी। तभी फर्स्ट कंपटीशन ग्राउंड का ब्रोंज गेट खुल गया। क्राउड चिल्लाने लग गया। क्राउड कहता है, ओपनिंग हो गई, ओपनिंग हो गई, पुश मत करो, पुश मत करो, अरे अंदर जाने दो, बहुत भीड़ है। लोग गेट के अंदर रश कर रहे थे। ली शाओबाई भी क्राउड में था, फेंगयोन का क्लोन, लेकिन बैक साइड पर वो कंपटीशन रूल एनालाइज कर रहा था और अंदर से सोचे जा रहा था। उसका कहना ये था कि कंपटीशन में टोटल 18 राउंड होंगे, हर राउंड में पोयम लिखनी होगी और हर राउंड के बाद
हाफ लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर कोई फेल हुआ तो प्रीवियस राउंड में लौट जाएगा। कंपटीशन 7 दिन चलेगा। फर्स्ट राउंड से बाहर होने पर भी 3 चांस मिलेंगे। इस तरह ग्रोटो हेवन बेस्ट गो इमॉर्टल सीट चूज करेगा। ली शाओबाई फर्स्ट अरीना पहुंच गया। मतलब ये जो अरीना था बहुत बड़ा था। 1000 स्कॉलर यहाँ पे एकदम भरे पड़े थे, सब यहाँ पे आ चुके थे। 15 मिनट बाद फर्स्ट राउंड ऑफिशियल स्टार्ट हुआ। ड्रम्स बजने लग गए। एक वॉइस सबके माइंड में आई। वॉइस कहती है, वर्ल्ड पोएट्री कंपटीशन फर्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग, टाइम लिमिट 5 मिनट, यानी 5 मिनट के अंदर स्प्रिंग के ऊपर, यानी एक तरीके से वो जो होता है ना गर्मियों का मौसम, स्प्रिंग का मौसम, उसके ऊपर बनाओ कुछ। और ये वॉइस आई, फिर वॉइस गायब हो गई। कुछ स्कॉलर्स एक अजीब-सा लुक देने लगे और कुछ खुश हो गए। ली शाओबाई सोचते हुए कहता है, स्प्रिंग पर बहुत पोएम्स एग्ज़िस्ट करती हैं, इसलिए क्वेश्चन ईज़ी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये काफ़ी टफ है। कई स्कॉलर सोचने लगे कि कोई ग्राउंड पर बैठ गया और कोई वॉक करते हुए सोचने लग गया। हर किसी को सोचना था। ली शाओबाई सोचता हुआ कहता है, कौन-सी पोएम यूज़ करूँ या चुरा लूँ? उसके माइंड में स्प्रिंग पर बहुत लेजेंडरी पोएम्स थीं, लेकिन वो सोचता है, अगर मैं स्टार्ट में ही लेजेंडरी पोएम यूज़ करूँगा तो लोग सस्पिशियस हो जाएँगे। मेरे पास टॉप टियर टैलेंट क्यूआई भी नहीं है। अगर अभी शॉकिंग पोएम लिख दी तो लोग डाउट करेंगे कि अरे इसके पास कैसे आ गई? कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा? कहीं इन्वेस्टिगेशन का भी कुछ हो जाए? लक तो बुरा है ही, इसको पेल दिया जाएगा। ली शाओबाई सोचता हुआ कहता है, अगर मेरी लक अभी अच्छी होती तो मैं रिस्क लेता, लेकिन अभी बैड लक चल रही है, इसलिए सेफ खेलना बेटर है। ली शाओबाई सोच रहा था कि बहुत स्कॉलर्स ऑलरेडी पोएम बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तुरंत ही डिफरेंट कलर लाइट स्कॉलर की बॉडी से शाइन होने लग गए। जब किसी स्कॉलर की लाइट फेड होती, किसी को गुवम मिलता, किसी की कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाती, किसी का प्राइमल एसेंस रिकवर होता और किसी की जो फटीग या थकावट होती वो रिकवर हो जाती। ये किलर मूव था, असिस्टिंग लिटरेरी टैलेंट्स। इस मूव की वजह से प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन में स्कॉलर्स का एनवायरनमेंट डेवलप हुआ था। डेवलपमेंट अच्छा था इसकी वजह से। थोड़ी देर बाद ली शाओबाई ने भी अपनी पोएम को डिसाइड कर लिया कि कौन-सा बोलना है। वो हल्का-सा मतलब खाँसने लगा, फिर रिसाइट का स्टार्ट करा। ली शाओबाई कहता है, अ मूनलाइट नाइट, डीप नाइट में मून हाफ कॉटेज पर शाइन कर रहा है। स्काई में बिग डिपर और लिटिल डिपर टाइटल्ड हैं। स्प्रिंग की गर्माहट फील हो रही है, लेकिन ग्रीन विंडो स्क्रीन के थ्रू इंसेक्ट्स बजिंग कर रहे हैं। जैसे ली शाओबाई ने पोएम को फिनिश करा, उसकी बॉडी से इंटेंस ग्रीन लाइट एक्सप्लोड हो गई। ग्रीन लाइट इतनी स्ट्रांग थी कि नियर बाय स्कॉलर्स ऑटोमेटिकली पीछे हट गए और ली शाओबाई सेंटर में खड़ा रह गया। स्कॉलर्स शॉक्ड हो गए। वो कहते हैं, ये इतनी स्ट्रांग लाइट है, ये तो फेम्ड पोएम है। इतनी जल्दी फेम्ड पोएम कैसे आ गई? सब एडमायर और सस्पिशियस करने लगे। ली शाओबाई को देखने लग गए। ली शाओबाई बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से सोच रहा था, शिट यार, थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो गया, इफेक्ट बहुत आई कैचिंग हो गया है। पर फिर ग्रीन लाइट उसके प्रेमिसी में एंटर हुई और उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ गई। टी हाउस में हुआ सॉन्ग का सेंसेशन फील हुआ। हुआ सॉन्ग कहता है, ओह, फेम्ड पोएम अपीयर हुई है, देखते हैं। पोएम पढ़ने के बाद हुआ सॉन्ग खुश हो गया। हुआ सॉन्ग कहता है, ब्रिलियंट। ली शाओबाई यंग है, लेकिन पोएम बहुत मैच्योर है। यूजुअली स्प्रिंग पोएम्स ग्रीनरी या पीच ब्लॉसम पर होती हैं, लेकिन इसने नाइट सीन यूज करके स्प्रिंग को शो करा है। लास्ट वर्स पर्सनल एक्सपीरियंस जैसा फील देता है, फ्रेश और लाइवली लगता है। पोयम क्रिएटर की पर्सनैलिटी दिखाती है। इससे ली शाओबाई का माइंडसेट बहुत सुपर्ब लगता है। हुआ सॉन्ग खुश होकर अंग कॉन्ग की तरफ देखता है कि तू भी बता भाई, तू भी देख रहा है ना, तू भी बता। तो हुआ सॉन्ग कहता है, एनवॉय, आपको ये पोयम कैसी लगी? अंग कॉन्ग अंदर ही अंदर सोचता है और कहता है, अगर तुम ना बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये पोयम इतनी स्पेशल क्यों है। अब एक तरीके से मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं कोई क्रिटिक तो नहीं हूँ, स्पेशल तो बंदा नहीं हूँ, मैं कैसे क्या करूँ? अब आगे देखते हैं। ली शाओबाई की एक्सपेक्टेशन सच हो गई थी। उसके रिसाइटल के बाद 3 और स्कॉलर्स आगे आए। एक स्ट्रॉन्ग मैन गोल्डन मास्क पहने हुए था, उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट चमक रही थी। एक ओल्ड मैन कॉन हैट और केन के साथ था, उसके अराउंड ग्रीन लाइट घूम रहे थे। और एक विमेन पिंक ड्रेस में थी, फेस वेल से कर्ड था और उसकी पोयम के बाद बटरफ्लाइज उसके अराउंड फ्लाई करने लग गए थे। इन तीनों ने भी ली शाओबाई के लेवल की फेम्ड पोयम क्रिएट की थी। ली शाओबाई ने रिलीफ की सांस ली। वो कहता है, यहाँ गुवम पोएम क्रिएशन में हेल्प करते हैं और गो मास्टर की लाइफ स्पैन भी लॉन्ग होती है, इसलिए एक तरीके से जो फेम्ड पोएम्स होती है अर्थ से ज़्यादा कॉमन है। अगर अब यहाँ पे ना 4 स्कॉलर अलग टेरिटरीज़ में खड़े थे और एक-दूसरे को देख रहे थे। ये 4 लोग अब एक-दूसरे को देख रहे थे। इन चारों लोगों ने, इसमें से ली शाओबाई भी अपना एक है, तो इन चारों लोगों ने मिलके एक फेम्ड, एक नहीं मतलब चारों लोगों ने 4 फेम्ड पोएम गाई हैं, तो एक-दूसरे को देख रहे थे कि अच्छा ये 3 लोग ऐसे गाए हैं। कोई और देख के कह रहा अच्छा ये 3 लोगों ने ऐसे गाया, मतलब एक-दूसरे को देख के हिल रहे थे। स्ट्रॉन्ग मैन, ओल्ड मैन और वुमेन ली शाओबाई को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कहता है, ये यंग मैन कौन है? इसकी टैलेंट क्यूआई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी फेम्ड पोएम गा दी। वाह! इंटरेस्टिंग है। टीचर जियांग भी देख रहा था। टीचर जियांग
कहता है वेरी गुड ली शाओबाई, आज तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कंटिन्यू करो। आखिर में ली शाओबाई नेक्स्ट राउंड में एडवांस हो गया और टेलीपोर्ट हो गया। होश आया तो वो दूसरे अरीना में था। माइंड में वॉइस आई, वो वॉइस कहती है ये 5th राउंड है, स्कॉलर्स पेशेंटली वेट करें। ली शाओबाई समझ गया कि मेरी पोयम इतनी स्ट्रांग थी कि मैं डायरेक्टली 5th राउंड में जंप कर गया था। फिर उसने सोचा इसका मतलब यहाँ सब लोग फेम्ड पोयम क्रिएटर्स हैं। प्रेशर अब ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फेम्ड क्रिएटर वाले थे, फेम्ड पोयम क्रिएटर वाले। उसने देखा कि स्ट्रॉन्ग मैन और विल्ड विमेन भी यहाँ पे थी। विमेन ने हेड नोट करा, स्ट्रॉन्ग मैन एरोगेंटली आंखें बंद करके मेडिटेट करने लग गया। ली शाओबाई ने सोचा ओल्ड मैन शायद किसी और राउंड में गया होगा। सेकंड कंपटीशन स्टार्ट हुआ, थीम अनाउंस हुई, ट्रैवल। स्ट्रॉन्ग मैन ने सोचा, कहा टॉपिक बोर्ड है लेकिन फेम्ड पोयम बनाना मुश्किल होगा। विमेन सोचती है कि मैं इस थीम में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ली शाओबाई सोचता है कौन सी पोयम को कॉपी करूँ। सही बात है, वो डिसाइड करता है कि क्लासिक पोयम यूज़ नहीं करूँगा वरना इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीक पोयम भी नहीं कर सकता वरना पीछे रह जाऊंगा। थोड़ी देर बाद कुछ स्कॉलर पोयम रिसाइड करने लगे और कलर लाइट अपीयर होने लग गई। ली शाओबाई ऑब्जर्व करता रहा। ऑब्जर्व करने के बाद उसने कहा फेम्ड पोयम बनाना इतना ईजी नहीं है। टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तब स्ट्रॉन्ग मैन ने एक फेम्ड पोयम बनाई। उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकली और ऑरा दोबारा से एकदम फूट पड़ा। फिर विल्ड विमेन ने भी जेंटल पोयम बनाई। उसकी बॉडी से सॉफ्ट लाइट और ग्रेसफुल ऑरा निकला। ली शाओबाई कहता है अब मेरी टर्न है। वो रिसाइड करता है डेट फ्लावर्स विलेजर्स के क्लॉथ्स पर गिरते हैं, हर घर से रीलिंग कार्ड्स की साउंड आती है, ओल्ड मैन विलो ट्री के नीचे क्यूकम्बर्स बेच रहा है, लॉन्ग जर्नी के बाद थोड़ा ड्रंक और स्लीपी फील हो रहा है, ब्राइट सन से थ्रोट ड्राई हो रहा है, मुझे ड्रिंक चाहिए, मैं एक मॉटल हाउस का डोर नॉक करता हूँ थोड़ी टी मांगने के लिए। ये सोशी की सिल्क वॉशिंग स्टीम पोयम थी। पोयम खत्म होते ही स्ट्रॉन्ग मैन और विमेन इंप्रेस हो गए। उन्होंने बोला गुड पोयम, सीनरी और एक्शन मिक्स करके विविड इमेज बनाई है, ये स्कॉलर पोलाइट और एलिगेंट लगता है, बढ़िया है। लीशा बाई की तारीफ कर रहे थे ये लोग। नियर बाय स्कॉलर रिस्पेक्ट के साथ लीशा बाई को देखने लग गए। लीशा बाई एकदम थकने वाला एक्टिंग करने लग गया। अंदर से सोचता है कि इस राउंड में एडवांस हो जाऊंगा और ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा, मतलब और भी ज़्यादा अटेंशन भी नहीं मिलेगा। वो सेटिस्फाइड था। थोड़ी देर बाद टाइम लिमिट खत्म हो गई, तब लीशा बाई शॉक हो गया। बहुत स्कॉलर्स पोयम बना ही नहीं पाए थे। कुछ लोग बोले मैं बेस्ट ट्राई करना चाहता था, इन्फीरियर पोयम नहीं लिखूंगा। फेल भी हो गया तो रिग्रेट नहीं है, कम से कम मैंने इन्फीरियर पोयम तो नहीं लिखी। 3 फेम्ड पोयम सुनने को मिल गई। ट्रिप तो वर्थ इट थी, बस काफ़ी है और सबसे बुरे केस में फर्स्ट राउंड में ही गिर जाऊंगा, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा ट्राई करेंगे। जो स्कॉलर्स पोयम नहीं बना पाए कैजुअली चले गए। जिन लोगों की पोयम वीक थी शेम फील करने लग गए, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर बना रहे हो तो अच्छा बनाओ, नहीं बना रहे हो तो मत ही बनाओ। मीन्स नहीं बना पाते हो अच्छा वाला तो मत ही बनाओ। ली शाओबाई बाहर से शांत था लेकिन अंदर से कंफ्यूज हो गया। वो कहता है ये लोग इतनी ग्रेसफुल कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो एडवांस हो गया था लेकिन फिर भी बहुत ही अटेंशन मिल गई थी। ली शाओबाई सोचते हुए कहता है लगता है मैंने इन्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया। वो सक्सेसफुली 9th राउंड तक पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद कंपटीटर गैदर हुए। टोटल 10 से भी कम लोग बचे थे 9th राउंड में। सब फेमस स्कॉलर थे, एक दूसरे को पोलाइटली ग्रीट कर रहे थे। सब बाहर से शांत थे और एलिगेंट थे लेकिन अंदर से नर्वस थे। प्रेशर अब बढ़ गया था यार, सारे टॉप टैलेंटेड लोग एक ही राउंड में पहुंच चुके थे, तो यहाँ से भी अब किसी न किसी को एलिमिनेट होना है, तो कौन होगा वो। लीशा भाई अपने आप को रिमाइंड करता और कहता है मुझे स्टेबल रहना है, इस बार कोई मतलब हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना। इस राउंड में अपोनेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया और हाफ से ज़्यादा लोगों ने फेम्ड पोयम बना दी। अब सिर्फ लीशा बाई बाकी था। वो नर्वस एक्सप्रेशन बनाकर खड़ा था लेकिन अंदर से शांत था। उसने पहले से प्रिपेयर्ड पोयम रिसाइड करी। लाइट फ्लिकर हुई, वो उसकी कल्टीवेशन रैंक 4 तक हो गई और एक नया गुआ मिल गया। इस बार लीशा बाई ने परफेक्ट कैलकुलेशन किए थे। उसकी पोयम बस बॉर्डर लाइन तक लेवल की थी, इसलिए वो एडवांस हो गया, लेकिन बैच से सबसे बॉटम पर था, यानी सबसे पीछे था, लेकिन एटलीस्ट राउंड तो पार कर गया था। जब लीशा बाई खुश हो रहा था तब एक खांसने की आवाज़ आई। एक स्कॉलर भाई मुंह से ब्लड थूक देता है। दूसरे राउंड पर वो बेहोश हो गया था। स्ट्रॉन्ग मैन शेक करते हुए बैठ गया और विल्ड विमेन भी अब सफ़ेद फेस हो गया, उसने भी खून थूक दिया। सिर्फ लीशा बाई ही नॉर्मल खड़ा था। तुरंत सबकी नज़र अब उस पर आ गई। बंदे कहते हैं लीशा बाई को देखते हुए ये यंग मैन बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा कहता है इसने ऑलरेडी 3 फेम्ड पोयम क्रिएट किए हैं, इसे और मतलब इसे कोई इंजरी भी नहीं हुई है। कंपटीशन के बाद मुझे इससे फ्रेंड बनाना चाहिए। ली शाओबा यहाँ पे स्पीचलेस हो गया। वो अंदर से शॉक था। वो कहता है ओह हेवेंस, ये लोग इतना मतलब एक तरीके से ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ पोयम कंपटीशन है, ये लोग जान क्यों रिक्स कर रहे हैं। वो सोचता है कि ब्लड मतलब थूक देना, ये एक्ट करना, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, ये अब तो क्या ही बोले, ये सब क्यों ही कर रहे हैं यार। जब नहीं कर सकते तो पीछे हट जाओ ना, क्यों ही ऐसा करना। अब क्या बोले, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका था। इन लोगों ने भाई अपनी ऐसी की तैसी करवा ली थी। दिक्कत हो गई थी, ब्लड मुँह से निकलने लग गया था दूसरे लोगों के।
और यही सोच रहा था अपना ली शाओबाई। कैसी सोच है यार इसकी, फेंग युआन से बिल्कुल अपोज़िट सोच है इसकी लग रहा है। इसलिए ली शाओबाई बस प्लेन एक्सप्रेशन के साथ नेक्स्ट राउंड की तरफ चल दिया। इसी के साथ सीन यहाँ पे अब शिफ्ट होता है। फाइनली अब असली फेंग युआन का सीन देखेंगे, फेंग युआन की मेन बॉडी का सीन। सवेनियर इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट फेंग युआन 1000 विश ट्री के नीचे खड़ा स्काई को देख रहा था। स्काई में ब्लेजिंग लाइट के स्पैक्स फ्लिकर हो रहे थे और उसके ग्राउंड पर सैंड और डस्ट एक स्टॉर्म की तरह घूमे जा रहे थे और भवंडर बना रहे थे। फेंग युआन की आंखों में कोल्ड लाइट चमकी, उसके हेवन पाथ दावमक बढ़ रहे थे। पहले 3000 दावमक मिले थे गो रिफाइनमेंट से, अब वो 3500 के पास पहुंच रहे थे। जैसे जैसे हेवन पाथ दावमक बढ़ते वैसे वैसे दूसरे पाथ के दावमक इमोर्टल प्राइमेसी में कम हो रहे थे। ये सीन फेंग युआन को क्रेज डीमन केव की याद दिलाता था। उसने वहां देखा था कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होते हैं और हेवन पाथ दावमक से नए वर्ल्ड बनते हैं। अब सवेनियर इमोर्टल प्राइमेसी भी, मतलब इसमें भी हेवन पाथ दावमक इन्वायरमेंट मॉडिफाई कर रहे थे और कभी हेवन पाथ दावमक स्प्लिट होकर दूसरे पाथ दावमक बन जाता और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता। अभी जो सीन फेंगयुआन देख रहा था वो स्काई में लाइट और लाइट पाथ दावमार्क बढ़ रहे थे और ग्राउंड पर सैंडस्टॉर्म यानी वाइंड और अर्थ पाथ दावमार्क बढ़ रहे थे। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है अगर ये चलता रहा तो 1000 विश ट्री के अराउंड डिजर्ट बन जाएगा। उसने रियलाइजेशन हुआ, वो कहता है हेवनली दाओ 1000 विश ट्री को ग्रो होने नहीं देना चाहता है, इसलिए सन एंड डिजर्ट क्रिएट करके ह्यूमन एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर रहा है। एक्चुअली 1000 विश ट्री ह्यूमन पाथ एशियन डेसोलेट प्लांट था जो ह्यूमन विल से फ्रूट्स बनाता है, इसलिए वो क्राउडेड सिटी या मार्केट जैसी जगह में बेस्ट ग्रो करता है, लेकिन हेवनली दाओ उसको सप्रेस करता है। फेंगयुआन ने उसके लिए इमोर्टल फॉर्मेशन में आर्टिफिशियल डिजर्ट क्रिएट किया था ताकि स्लोली अडेप्ट करे और डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन फॉर्मेशन के बाहर फर्टाइल लैंड और ग्रीनरी थी। फिर भी हेवनली दाओ एनवायरनमेंट को चेंज करके ट्री की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। इससे फेंगयुआन को रियलाइजेशन हुआ। फेंगयुआन कहता है लोग कहते हैं कि 1000 विश ट्री 300 साल में ग्रो होता है और 600 में फ्लावर और 900 साल में फ्रूट देता है, लेकिन ये सच नहीं है। हेवनली दाओ की रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसका पोटेंशियल सप्रेस हो जाता है। फेंगयुआन डिसाइड करते हुए कहता है मैं इसे ह्यूमन विल से वाटर करूंगा और इसका हैबिटेट ग्रेजुअली चेंज करूंगा। इसका फ्रूट फाउंडेशन यानी प्रोडक्शन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन फेंगयुआन आज दूसरे काम के लिए आया था। उसकी विल पर कुकिंग लक पॉट अपीयर हो गया। रैंक 7 का कुकिंग लक पॉट बेसिन जैसा बड़ा था, गोल्डन और वाइट लाइट से शाइन कर रहा था। पॉट के नीचे 8 ड्रैगन कॉइल होकर लक्स बना रहे थे और पॉट के अंदर फेंगयुआन का लक ग्रे डैमेज दिख रहा था। फेंगयुआन के लक फेट वॉर में ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। अब उसका लक बहुत लो हो चुका था। ये सब थर्ड हिडन थ्रेट था कि वाइट टाइड और हेवन पाथ दामा के मतलब बाद फेंगयुआन सोचता है कि फट एक तरीके से जो फेट था, फेट कंसिस्टेंट होता है, लक वेरिएबल होता है। अगर लक खराब हो तो बैड इवेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फेंगयुआन की बेटर स्ट्रेंथ एक तरीके से रैंक 9 क्वासी रैंक 9, हाँ, हाफ रैंक 9 लेवल की थी, इसलिए मेन बॉडी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसको क्लोन की लक की टेंशन थी। क्लोन ये जो क्लोन था ना, देखो कुकिंग लक पॉट के बाहर उसके क्लोन की लक दिख रही थी। टाइम पाथ का क्लोन जो था, लक रिवर ऑफ टाइम जैसी थी, लेकिन वाटर क्योटिक था और रिवर का फ्रंट कट हो चुका था। ज़ान बूडू वो जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला बंदा था, एक उसकी जो लक थी, लक ईगल जैसी थी, लेकिन वाटर में गिरकर स्ट्रगल कर रहा था, जैसे ईगल पानी में गिर गया हो, दिक्कत दे रहा हो, मरने वाला हो। रही बात उसका अगला क्लोन ली शाओबाई जो कि लिटरेचर गॉड हेवन के अंदर था, लक रेड बर्निंग फ्लावर जैसी थी, फ्लेम्स में ब्लूम हो रही थी। फेंगियो समझ गया कि ये डेंजरस है, अगर फ्लेम कंट्रोल नहीं हुई तो ये मर सकता है। वो शुआई कहता है लक कूलिंग ड्रैगन जैसी थी। ड्रैगन के 3 क्लॉस और 3 पल्स थे, एक में ड्रैगन पैलेस का शैडो, दूसरे में काउंटलेस आंट्स और तीसरे में डिजांगशंग। वू शुआई की लक सबसे स्ट्रांग थी, लेकिन चारों तरफ स्वॉर्ड और ब्लेड्स क्यूआई टारगेट कर रही थी। फेंगियो समझ गया कि उसकी मेन बॉडी की लक ऑलरेडी लो है और क्लोन्स की कंडीशन भी और भी खराब है। उसने पहले भी लक इंप्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन हेवन पाथ दामाक इंटरफेयर कर देते थे, किलर मूव फेल हो जाते थे और वीक हो जाते थे। लेकिन फेंगयुआन की आंखों में ब्राइट लाइट चमकी। इस बार शायद सिचुएशन डिफरेंट होगी। फेंगयुआन के साथ दो काम करता था फेंगयुआन एक साथ, दो सॉरी हाँ, मल्टीटास्किंग करता था फेंगयुआन एक साथ। जैसे 1000 विश ट्री की फॉर्मेशन कंट्रोल करना एक एक बार में, और दूसरी साइड कुकिंग लक पॉट एक्टिवेट करता है। सॉरी, फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया था। दोबारा से लाइन रिपीट कर देते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं पहुँचे थे, मतलब ज़्यादा आगे नहीं गए थे। सवेनियर रिमोटल प्राइमेसी के अंदर सीन शिफ्ट होता है मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट। 1000 विश ट्री की ब्रांचेस ज़ोर से शेक करने लग गई और रेनबो लाइट इमोटल फॉर्मेशन से निकलकर कुकिंग लक पॉट में एंटर हो गई। कुकिंग लक पॉट फेंगयुआन के क्लोन्स की लक को मॉडिफाई करने लग गया। उसी वक्त सराउंडिंग्स वर्ल्ड में वॉलेंटली वाइंड और लाइट स्पेयर्स यहाँ पे अपीयर होने लग गए। कई हेवन पाथ दावमा के अपीयर हुए और कुछ इन्वायरमेंट में और कुछ फेंगयुआन की बॉडी पर अपीयर हुए। फेंगयुआन समझता और कहता है हेवन का रूल है सरप्लस को कम करना और डेफिसिट को फिल करना। ह्यूमन का रूल है डेफिसिट को खत्म करना और सरप्लस को और ज्यादा बढ़ा देना।
ह्यूमन पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन की हेल्प से फेंग युआन ने फोर्सफुली क्लोन्स की लक को मॉडिफाई कर दिया था। टाइम पाथ का क्लोन अब उसकी रिवर ऑफ टाइम वाली जो टाइम पाथ वाला जो लक था वो स्टेबल हो गया था। रिवर अब स्मूथली फ्लो कर रही थी। जान बूडू जो था उसकी ईगल लक वाटर में फेदर से शेड करने लग गई थी। फिश बनने जैसी चेंजेस होने लग गई थी। इन्वायरमेंट अडेप्ट होने लग गए थे। यानी जो उसके जो मतलब वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, जो फेदर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करता है ना ईगल के अंदर। तो ईगल्स के फेदर होते हैं यानी पंख, वो पंख जब गिरते टूट जाते तो वो नीचे जाके पानी के अंदर मछली बन जाते। तो ये चेंजेस को दिखा रहा था, इन्वायरमेंट को दिखा रहा था, अडेप्टेबिलिटी को दिखा रहा था, इसलिए अच्छी हो गई थी इसकी भी लक। ली शाओ बाई की बात करते हैं जिसकी कहानी अभी हमने सुनी भी थी। उसकी बर्निंग फ्लावर लक फ्लेम्स में क्रिस्टलाइज होने लग गई थी। अब एशेस बनने का डेंजर नहीं रहा था। और वू शुआई ड्रैगन मैन, उसकी ड्रैगन लक सेम कॉइल्ड स्टेट में रही थी, कोई चेंज नहीं हुआ था। लेकिन सराउंडिंग स्वॉर्ड और ब्लेड क्यूआई वीक हो गई थी। डेंस स्मोक से लाइट मगन गई थी। इसका मतलब था फ्यूचर में फाइट होगी लेकिन स्केल सबसे पहले बहुत छोटा होगा। फेंगियोन सोचता है कि क्लोन्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिर उसकी आंखें एकदम डीप हो जाती हैं। वो कहता है सबसे ट्रबलसम चीज है हेवन पाथ दाओमार्क है। टाइम के साथ फेंगयुआन को रेड लोटस की डीपर इंटेंशन और ज्यादा समझ आने लग गए थे। सीन इसी के साथ यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है ईस्टर्न सी मरमेन इंपीरियल कोर्ट के अंदर। ग्रैंड बैंक्वेट चल रहा था यहाँ पे। म्यूजिक, वाइन, फूड, हर जगह भाई मस्त सा एकदम माहौल बन पड़ा था। मेन सीट पर मरमेन इंपीरियल कोर्ट की 3 लीडर्स बैठी थी, यानी फीमेल लीडर्स थी ये। एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी। गेस्ट ने वाइन ली और एक ग्लप में पूरी पी डाली। गेस्ट एक मेल इमॉर्टल था जो कि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क था। वो कहता है गुड वाइन, गुड म्यूजिक और डांस तो और भी बेटर है। वो स्क्वायर फेस, मस्कुलर बॉडी, स्नो वाइट स्किन और आइसी ब्लू हेयर वाला था। और उसकी बॉडी से रैंक एट ऑरा निकल रही थी। वो था आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क, ब्लैक हेवन के आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन का स्नोमैन गो इमॉर्टल। ब्लैक हेवन मीटिंग का बाद नाइन नाइन कह रहा हूँ सॉरी नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड सीक्रेटली हेवनली कोर्ट से कांटेक्ट कर रहा था। लेडी कोल्ड ऐश ह्यूमन से ग्रैनी स्केलेटन से अलायंस बना रही थी। और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का टारगेट 5 रीजन था। इसलिए वो ईस्टर्न से आए और मरमन फोर्स से कांटेक्ट किया। यानी सब लोग जितने भी वेरिएंट ह्यूमन थे या ह्यूमन थे जो कि ब्लैक और व्हाइट हेवन के अंदर रहते हैं, वो एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहे थे। कोई ह्यूमन से बना रहा है, कोई अपनी बिरादरी वाले वेरिएंट ह्यूमन से ही बना रहा है। कुछ ना कुछ तो सब कर रहे थे। मरमन के 3 लीडर्स थे। एक था लियान की शिन और यूजी और शी निंगसी। ये फर्स्ट मीटिंग थी इसलिए उन्होंने बैंक्वेट अरेंज किया था। लियान की शिन स्माइल करके बोलती है, कहती है डांसर्स हमारी ट्राइब की होप हैं, फ्यूचर को इमॉर्टल सीड्स हैं। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क हंसा और कहता है, अगर यही तुम्हारी होप है तो शायद तुम्हारी रेस जल्दी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर मरफ्लॉक के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। डांस भी मोमेंटली एक तरीके से थोड़ा बहुत रुक सा गया। यहाँ पे लियान की शिन काम रही। वो कहती है हम समझ गए तुम क्यों आए हो, लेकिन मरमैन हमेशा न्यूट्रल रहे हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हम किसी के मैटर में उंगली नहीं करते। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क हेड शेक करता और कहता है, प्लीज सब चलते हैं, मतलब ये मैं तो सब जानता हूँ आप जो चाह रहे हो सब चाहते हैं और ये जो शांति है वो सब चाहते हैं। इसके कहने का बस इतना मतलब था, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। इसका कहने का मतलब था आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क का कि जो शांति है ना वो तो सब चाहते हैं, लेकिन ये जो पीस है ना इसके लिए वॉर तो होती ही है। पीस लाओगे वॉर होगी, वॉर लाओगे पीस होगी, वॉर आनी ही है। चाहे पीस के पीछे भागो कुछ भी करो, वॉर आएगी आएगी। तुम्हारी रेस को पैरालाइज अर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल ने प्रेडिक्ट या प्रोटेक्ट किया था, इसलिए तुम जैसे तैसे अभी तक सरवाइव कर पाए हो। लेकिन अब तो फेट को डिस्ट्रॉय हो चुकी है, 5 रीजन्स मर्ज हो रहे हैं, वर्ल्ड अब चेंज हो रहा है, डिजास्टर और वॉर्स आने ही वाले हैं। तुम न्यूट्रल रहना चाहते हो। पैरालाइज अर्थ को मरे कितना टाइम हो गया, याद भी है कुछ? लियान की शिन चुप हो गई। तब यूजी कोल्ड टोन में कहती है, यूजी कहती है, ये भी एक लीडर थी मर्मन इंपेरियल कोर्ट की, कहती है हमारे पास 10 से ज्यादा गु इमॉर्टल हैं और इमॉर्टल गु हाउस फ्लोटिंग रेपुटेशन बोर्ड भी है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क हंसने लग गया। वो कहता है फ्लोटिंग रेपुटेशन बोर्ड सिर्फ रैंक 7 इमॉर्टल गु हाउस है। तुम्हारे पास इतने गु इमॉर्टल हैं लेकिन एक भी रैंक 8 नहीं है। सच बोलो, अगर मैं अभी अटैक करूं तो तुम मुझे रोक सकते हो क्या? तीनों मरमेड्स के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। यहाँ पे शी निंग शी कहती है, ये चुप थी बड़ी देर से, अब ये कहती है, तीसरी लीडर थी, ये कहती है अगर फाइट चाहते हो तो अभी अटैक करो, हम मरमेन रेस की पावर दिखा देंगे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क हंसने लग गया और हाथ हिलाता है। कहता है अपना मोनार्क मिसअंडरस्टैंड मत करो, देखो मैं एनिमी बनने थोड़ी ना आया हूँ। सब यहाँ पे वेरिएंट ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए हमें कॉर्पोरेट तो करना ही पड़ेगा, अलायंस बनानी पड़ेगी। फिर स्लोली इसने कहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दूं कि तुम तीनों ने मुझे इनवाइट किया और वेरिएंट ह्यूमंस के साथ अलायंस बनाना चाहते हो तो क्या होगा? आया तो मैं हूँ लेकिन ये अफवाह मैं फैला दूं कि मैं आया नहीं बल्कि मुझे बुलाया गया। फिर
ये सुन के तीनों मरमट्स एक दूसरे को देखने लग गए। अगर ये र्यूमर स्प्रेड हो गया, ये बात फैल गई, तो ह्यूमन फोर्स पैरानॉइड हो जाएंगी और मर्मन इंपीरियल कोड को पहले डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्मी बना लेंगी, क्योंकि ह्यूमंस ऑलरेडी मर्मन इंपीरियल कोड को एलिमिनेट करना चाहते हैं। बस पैराडाइज अर्थ का इन्फ्लुएंस उन्हें रोक रहा था जैसे तैसे, उनको कोई रीजन नहीं मिला था बेसिकली। अब रीजन मिल जाएगा, इसलिए आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने बेसिकली फोर्सफुल कॉर्पोरेशन ऑफर किया था। तीनों मरमट सिचुएशन समझ रही थी, वो ऑलरेडी गु इमॉर्टल सीड नरिश कर रही थी, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है और वेरिएंट ह्यूमंस के लिए फ्यूचर डेंजरस है। उनका गोल सिंपल था कि बस अपनी ट्राइब को सर्वाइव करवाना है जैसे तैसे। इसलिए वो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को एनिमी भी नहीं बनाना चाहती थी और उसके साथ ह्यूमंस के अगेंस्ट वॉर भी नहीं चाहते थे। साइलेंस के मतलब ये जो साइलेंस चला, ये सब देखकर आइस क्रिस्टल मोनार्क फिर कैसे कहता है, चलो एक बेट करते हैं, एक शर्त लगाते हैं। यूजी ने पूछा, कैसी शर्त? तो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने कहा, 3 राउंड का कंपटीशन करेंगे। अगर तुम मुझे 1 राउंड भी हरा दो, मैं अलायंस की बात भूल जाऊँगा और बिना र्यूमर फैलाए चला जाऊँगा। लेकिन अगर तुम में से तीनों राउंड मतलब एक तरीके से 3 राउंड हुए और तीनों राउंड मैं मतलब तीनों राउंड में चलो 1 भी राउंड तुम जीत गए तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन अगर उनमें से अगर तीनों राउंड मैं जीता, तो इसका मतलब है तुम्हारी ट्राइब वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। यानी मेरे को तो 3 राउंड जीतने हैं, लेकिन तुम्हें तो बस 1 ही जीतना है। तब मैं तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, और वरना तुम टाइम के साथ टाइड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। ऑफर तो बढ़िया था, क्योंकि अगर ये जो तीनों लीडर्स हैं, अगर 3 राउंड का बेट होगा, 3 राउंड की शर्त होगी, एक भी राउंड इसको हरा दिया अपने आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को, तो भाई ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस ये तीनों लोग 3 राउंड जीत नहीं पाए और ये तीनों राउंड इसी बंदे से लड़े और जीत नहीं पाए, तीनों राउंड में ये बंदा जीत गया, तो भाई इनको कोऑपरेशन करना पड़ेगा, और फिर तो करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इनको इनकी औकात दिख जाएगी फिर। तीनों मरमेड्स के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने बेट को एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट राउंड मरमेड ने पूरी ट्राइब के गो इमॉर्टल को गैदर किया और बैटल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। मरमेन वेव सैक्रेड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बन गई, और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने देखा और बोला, गुड फॉर्मेशन है, ये एनिमीज को ट्रैप कर सकता है। मरमेड्स यहाँ पे कहने लग गई, इमॉर्टल मोनार्क हिम्मत है तो अंदर आओ, तोड़ के दिखाओ इसको। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने भाई इसको देखकर इस बात पर और ज्यादा हंसने लग गया। वो फॉर्मेशन के अंदर चला गया। उसके अटैक उसने मतलब कुछ अटैक वटैक कुछ नहीं करा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, टाइट्स तुरंत ही आइस बनकर यहाँ पे टूटने लग गए। वो इजीली फॉर्मेशन से एस्केप भी कर गया, यानी वो अंदर भी आराम से घुस गया और तोड़ के भी निकल गया। फॉर्मेशन बैकलेस की वजह से मरमैन को इमॉर्टल इंजर्ड हो गए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहने लग गया, प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास कोई रैंक हिट एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए पावर कम है। सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ। मरमैन इंपीरियल कोर्ट ने इमॉर्टल को हाउस फ्लोटिंग रेपुटेशन बोट यूज करा। करीबन 100 राउंड की फाइट के बाद भी आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क जीत ही गया, और मरमेड्स की इमरजेंसी डिस्कशन स्टार्ट हो गई। तीनों मरमेड यहाँ पे एंजाइटी में आ गए। लियान क्यूशन कहती है, सिर्फ लास्ट राउंड बचा है, अब क्या करें? यूज़ी कहती है, दूसरी लीडर, अगर फिर हार गए तो हमें आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो तीसरी लीडर शीनिंगसी कहती है, क्यों ना हम वो चीज़ यूज़ करें। लियान कीशिंग और यूज़ी तुरंत ही मना कर देती है। लियान कीशिंग कहती है, नहीं, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो पूरी वर्ल्ड का अटेंशन हम पर आ जाएगा। यूज़ी कहती है, दूसरी लीडर, फिर चाहे र्यूमर हो या ना हो, हमारी ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे शीनिंगशी पूछती है, तो क्या ईस्टर्न सी के ह्यूमन फोर्स से हेल्प मांगेंगे क्या? तुम ही बताओ, वो ये चीज़ यूज़ ना करे तो क्या करें फिर? यहाँ पे लियान किशिन हेडशेक करते हुए कहती है, अभी सब क्यूआई टाइड से अफेक्टेड हैं, ह्यूमंस हेल्प करने नहीं आएंगे, इवन अगर आए भी तो प्राइस बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे शी निंगशी कहती है, फिर कहती हुए कहती है, तो गू ट्राइब के लीडर से हेल्प मांग लेते हैं, गू ट्राइब का लीडर भी तो हमारे साथ मिला हुआ है। लियान किशिन कहती है, वो रैंक 8 बीस्ट मैन है और सर्कुलेशन में रहता है, हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन उससे हेल्प मांगना, उसे ट्रबल में डालना होगा, और शायद वो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को एक तरीके से हरा भी ना पाए, ये भी तो हो सकता है। तो तब यूजी दूसरी लीडर आंखें एकदम चमकती हुई कहती है, यूजी कहती है, मुझे एक पर्सन याद आया, वो शायद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को हरा भी सकता है। दोनों हैरान हो गई, पूछने लग गई कि दूसरी लीडर बताओ कौन है वो पर्सन? पहली लीडर कहती है, कौन है वो? तीसरी लीडर कहती है, इस टाइम पर कौन हेल्प कर सकता है? यूजी दूसरी लीडर यहाँ पे ब्लिंक करते हुए कहती है, भूल गई क्या, गू ट्राइब के हेडक्वार्टर्स में अभी एक ग्रेट एक्सपर्ट आया हुआ है, भूली तो नहीं हो क्या तुम उसको? लियान किशन तुरंत ही समझ गई। लियान किशन कहती है, ओह वो पर्सन। यहाँ पे शीनिंगशी यानी तीसरी लीडर एक्साइटेड हो गई। वो कहती है, परफेक्ट, मैं अभी गू ट्राइब लीडर से कांटेक्ट करती हूँ, उसे बुलाती हूँ, और हम लॉर्ड वू शुआई को हेल्प उनसे मांगेंगे और इन्हें बुलाएंगे। ओके, तो फेंगयुआन के क्लोन को बुलाया जा रहा है।
इसी के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है ईस्टर्न सी गू ट्राइब का बेस्ट लैंड देखते हैं। यहाँ ड्रैगन पैलेस खड़ा था, रैंक इट इमॉर्टल गु हाउस था। पूरे पैलेस ऑरेंज गोल्ड लाइट में शाइन कर रहा था। अंदर ड्रीम रेलम स्प्रेड हुए थे। नॉर्मल इमॉर्टल गु हाउसेस में ड्रीम रेलम रखना डेंजरस होता है, लेकिन ड्रैगन पैलेस में ड्रीम पाथ गु होने की वजह से यहाँ सेफ था। ड्रीम रेलम के सामने वूशुआ यानी फेंगयुआन का क्लोन आंखें बंद करके बैठा था। उसका बॉडी बाहर था, मतलब लेकिन सोल ड्रीम रेलम में एक्सप्लोर कर रही थी। तो ड्रीम रेलम का सीन देखते हैं। ड्रीम रेलम में देखते हैं ड्रीम में वू शुआई मेडिकल क्लिनिक का डिसाइपल था। वो बोर्ड शोल्डर यंग मैन क्लिनिक में एंटर हुआ। यंग मैन कहता है डॉक्टर लास्ट फाइट के बाद बॉडी में अजीब प्रॉब्लम हो रही है। ओल्ड डॉक्टर ने कहने लग गया आओ तुम्हारी पल्स को चेक करता हूँ। यंग मैन कंफ्यूज हो गया। ओल्ड डॉक्टर एक्सप्लेन करते हुए कहता है हार्ट बीट के साथ ब्लड वेल मतलब जो ब्लड वेन्स होती है ना वो फ्लो करती हैं, उसमें खून बहता है, तो पल्स उससे बनती है। मेरी हीलिंग वुवम से पल्स चेक करने के इलनेस पता चल जाता है, यानी अगर मैं तुम्हारी पल्स को चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा दिक्कत क्या है। यंग मैन एकदम से इम्प्रेस हो गया। यंग मैन कहता है हेवन में हेवन वेन्स, अर्थ में अर्थ वेन्स और ह्यूमन में ह्यूमन वेन्स, क्या ये मेथड ह्यूमन वेन यूज करता है? ओल्ड डॉक्टर हंसने लगे और कहता है बिल्कुल। पल्स चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है तुम पैंथम पाथ मेथड से हिट हुए हो। यंग मैन हेड नोट करता है और प्रॉब्लम बताता है। यंग मैन कहता है पहले मैं रात में 10 कॉन्क्यूबाइंस के साथ एक्टिविटीज कर लेता था, अब एक के बाद एक थक ही जाता हूँ। मतलब एक के बाद ही हो जाता है भाई का, लूज हो जाता है, 10 तो छोड़ ही दो अब। बेसिकली स्टैमिना की प्रॉब्लम आ चुकी है भाई को। वो कहता है कि मेरी रिस्ट पेन करती हैं, रिस्ट यानी कमर, और बॉडी हॉट रहती है और स्लीप में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। ओल्ड डॉक्टर कहता है ये पैंथम पाथ अटैक किडनी टारगेट करता है, तुम्हें किडनी डेफिशिएंसी हो गई है। ओके, किडनी डेफिशिएंसी, किडनी में डेफिशिएंसी हो सकती है ना, किडनी डेफिशिएंसी क्या होता है? इनके पास एक से ज़्यादा किडनी होती है क्या? यंग मैन घबरा गया। यंग मैन कहता है अब मैं क्या करूँ? ओल्ड डॉक्टर कहता है 1 मंथ मेडिसिन लो और बेडरूम में एक्टिविटीज़ बंद रखो। जो तुम करते रहते हो ना एक्टिविटीज़ वो बंद रखना। यंग मैन कहता है 1 मंथ? मैं तो पागल हो जाऊँगा इसके बिना। ओल्ड डॉक्टर कहता है पैंथम पाथ रियलिटी और इल्यूज़न के बीच चेंज होता है, इसलिए टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। ड्रीम सडनली यहाँ पे फेड हो गया और एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गई। वू शुआई यानी फेंगयोंग का क्लोन रियलिटी में वापस आया। वू शुआई का सोल बॉडी में वापस आ गया। उसने सोचा ह्यूमन वेन। इस ड्रीम से उसे पैंथम पाथ और ह्यूमन पाथ की ट्रू मीनिंग मिली थी। फेंगयुआन का ह्यूमन पाथ अटेंडमेंट ग्रैंड मास्टर था, लेकिन पैंथम पाथ वीक था। इसलिए हेविली कोड गुइमॉर्टल के पैंथम प्राइमेसी होने के बाद भी फेंगयुआन पैंथम पाथ को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पा रहा था। फेट वॉर के बाद सारे ड्रीम रेलम्स वू शुआई को एक्सप्लोर करने दिए गए थे। वू शुआई ईस्टर्न से के गो ट्राइब ब्लेस लैंड में स्केड्यूल कल्टीवेशन कर रहा था और ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करके मेन बॉडी के अटेंडमेंट लेवल बढ़ा रहा था, और मेन बॉडी अलग काम कर रही थी। याद ही होगा फेंगयुआन अपना अलग काम कर रहा है सवेल रिमोटर प्राइमेसी के अंदर वाला, वो जो कि दिक्कतें आ गई है ना सब लोगों को। प्राइमेसी के अंदर अब सब जितना भी रिसोर्स पॉइंट है वो तबाह हो रहे हैं, रिफ्ट ओपन हो जा रही है, क्यूआई टाइड आ जा रही है। सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, फॉर्मेशन को बिल्ड करना, कनेक्ट करना, एक बढ़िया सा सिस्टम बना रहा था वो वहाँ पे, तो इसलिए उस काम में वो बिजी है। ड्रीम एलार्म एक्चुअली अभी ना फेंगयुआन एक्सप्लोर नहीं कर सकता ड्रीम एलार्म को, तो इसलिए वू शुआई भी इसकी जगह पे ये कर रहा है। वो शुआई सोचते हुए कहता है मेन बॉडी को ह्यूमन पाथ अटेंडमेंट चाहिए, ये ड्रीम थोड़ा सा हेल्प करेगा ही। वो रेस्ट करने लग जाता है, तब उसे इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को दिखता है। वो मैसेज को ट्राइब लीडर का था। वो शुआई चेक करता है, उसमें लिखा था कि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क मरमैन इंपीरियल कोड को ट्रबल दे रहा है। मरमेड्स से प्रॉमिस करती हैं कि अगर लॉर्ड वुशुआई उसे भगा दे, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को भगा दे अपना लॉर्ड वुशुआई, तो रिवॉर्ड देंगे। गू ट्राइब लीडर भी पोलाइटली वुशुआई से हेल्प रिक्वेस्ट करता है कि यार हम भी उनसे काफी अच्छे से दोस्ती रखते हैं, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो कर दो। वुशुआई स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगा। उसे अपनी 500 ईयर्स की प्रीवियस लाइफ मेमोरी याद आती है। उसे पता है कि जब रीजनल वॉल गायब हुए थे तो 5 रीजन यूनाइट हुए थे, तब भी क्यूआई टाइड आए थे, और उस वक्त 5 रीजन को इमॉर्टल एक तरीके से रिक्यूपरेट कर रहे थे, और टू हेवंस की फोर्सेस कुछ टाइम के लिए एरोगेंट हो गई थी। वो चॉइस सोचते हुए कहता है ये ग्रुप टू हेवन फोर्सेस से इंटरेक्ट करने का परफेक्ट चांस है। मेन बॉडी के प्लान्स के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी यूज करनी होगी। ड्रैगन पैलेस का डोर यहाँ पे बूम के साथ ओपन होता है। वू शुआई क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ गया और सीन इसी के साथ शिफ्ट हो गया। मरमेन इंपीरियल कोर्ट बैंक्वेट के अंदर। बैंक्वेट हॉल में वाइन की फ्रेग्रेंस फैल गई थी, लेकिन एटमॉस्फेयर टेंस था। 3 मरमेड्स कोल्ड एक्सप्रेशन में बैठी थी। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क स्माइल कर रहा था। डांस खत्म हो चुका था, हॉल अभी भी साइलेंट था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क वाइन पी रहा था और कहता है फाइनल राउंड के लिए किसे भेज रहे हो, कौन आएगा मेरे से लड़ने? तभी मरमेड्स से मैसेज मिलता है मरमेड्स को। उनके फेसेस ब्राइट हो गए। यहाँ पे शी निंग शी यानी तीसरी लीडर कहती है इमॉर्टल मोनार्क अगर लगते हो तो फाइट, ये जो थर्ड फाइट है स्टार्ट करते हैं। तो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कप को ढककर कहता है फाइनल फाइट कैसे होगी ये भी बता दो, मैं तो रेडी हूँ। यहाँ पे पहली लीडर लियान किशन कहती है इस राउंड के लिए हमने एक पर्सन को इनवाइट किया है जो आपसे फाइट करेगा।
तभी यहाँ पे दूसरी लीडर यूज़ी कहती है, "वो लॉर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, जाओ इमॉर्टल मोनार्क।" कुछ सांसों बाद वू शुआई हॉल में एंटर होता है एक ड्रैगन मैन। वू शुआई कहता है, "कौन मुझसे फाइट करना चाहता है?" आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने वू शुआई को देखा और शॉक हो गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, "तुम फेट वॉर के बाद वू शुआई फेमस हो चुका था, इसलिए वो तुरंत ही समझ गया कि मर्मेड्स इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थीं। उसका हार्ट एकदम से हेवी हो गया, उसको पता था कि वू शुआई को हराना मुश्किल है। फिर अब उसे बोलना ही था तो वो कहता है अपना आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, "ग्रीटिंग्स वू शुआई, मुझे लगा फेंग युआन यहाँ होगा, वो कहाँ है?" वू शुआई कहता है, "मैं फेंग युआन की हेल्प से रिवाइव हुआ था, बस हेवनली कोड के अगेंस्ट कॉर्पोरेशन था। तुम मेरे अपोनेंट हो, अटैक करो, आओ जाओ।" तो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का फेस कोल्ड हो गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, "वू शुआई, तुम रैंक 7 होके लेकिन टोन में तुम्हारी एरोगेंस है और तुम यहाँ पे चैलेंज कर रहे हो मुझे चैलेंज कर रहे हो।" वू शुआई हँसने लग गया। वू शुआई कहता है, "एरोगेंट? एरोगेंट कौन है? मैं रेड लोटस डीमन वनरेबल के एरा का हूँ। जब मैं मरा था तब तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर भी पैदा नहीं हुए थे।" आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क गुस्से में एकदम भाई उसे घूरने लग गया। वू शुआई कहता है, "अटैक करोगे कि नहीं करोगे बुड्ढे, या मैं करूँ?" वो हाथ वेव करता है और इमॉर्टल हाउस अपीयर होता है ड्रैगन पैलेस। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क शॉक हो गया। ड्रैगन पैलेस सीधा उस पर क्रैश कर गया। वो क्विकली इसको डॉज कर गया। मरमेड्स भी शॉक हो गई थी, अटैक इतना सडन हुआ था। यहाँ पे तीसरी लीडर शी निंगशी कहती है, "सीनियर वुशुआ, ये मरमेन हॉल है। फाइट आप बाहर कर लेते लेकिन बूम आवाज़ आई। ड्रैगन पैलेस एक्सपेंड हुआ और पूरा हॉल ही डिस्ट्रॉय हो गया। डस्ट और डेब्रिस मरमेड्स और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क भाई इसमें ही इधर से उधर फैल गए। हर जगह सब टूटा-फाड़ी हो गई थी ना इसलिए। स्काई में ड्रैगन पैलेस राइज़ हुआ और गेट पर वू शुआई खड़ा था। वू शुआई कहता है, "मत भागो लिटिल फेलो, मत भागो।" आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का हार्ट एकदम फास्ट धड़क रहा था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, "वू शुआई, अगर हिम्मत है तो इमॉर्टल हाउस का सहारा मत ले और डायरेक्ट फाइट कर।" वू शुआई हँसने लग गया। तभी यूज़ी यानी सेकंड लीडर जो थी इंपीरियल कोर्ट की, मरमर इंपीरियल कोर्ट की, वो कहती है, "सीनियर वू शुआई, ये मरमर फ्लॉक का हेडक्वार्टर्स है। फाइट बाहर।" लेकिन जैसे उसने दोबारा बोला बाहर, सेंटेंस खत्म होने से पहले दोबारा रोर आवाज़ आई। वू शुआई ने डी ज़ांगशेंग को रिलीज़ कर दिया। डी ज़ांगशेंग रैंक 8 का ड्रैगन, अरे यार! इविल ड्रैगन का रोर भाई एक तो इतना बड़ा ड्रैगन है यार, ये क्या बोलूँ, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसका जायंट बॉडी माउंटेन जितना बड़ा था। टेल वेव कर दे तो माउंटेन में वैली बन जाए, नदियाँ बन जाएँ। मरमेन फ्लॉक पैनिक में भागने लग गए, chaos फैल गया। 3 मरमेड्स शॉक में एकदम खड़ी रह गई। वू शुआई आर्म क्रॉस करके एकदम बोलता है, कहता है, "आजा, आजा आइस क्रिस्टल मोनार्क, आजा फाइट करते हैं।" एक तो पहले से इसने इमॉर्टल गुहाउस ले लिया, इमॉर्टल गुहाउस की वजह से जो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क था ये तो दबने लग गया। ये डिसएडवांटेज में चला गया आइस क्रिस्टल, इसको दिक्कत हो रही थी। लेकिन ड्रैगन पैलेस से तो दिक्कत हो ही रही है। अब ऊपर से इसने ड्रैगन मतलब क्या बोले यहाँ पे ड्रैगन भी आ गया यार। वू शुआई में क्या बोले, फेंगियोन इसके बहुत गंदे तरीके से मारेगा भाई। उसने अपनी एक्जिस्टेंस बहुत छोटी लगने लग गई। उसकी स्पाइन में कोल्डनेस चिल भाई उतर आई। कुछ ही सेकंड बाद साइलेंस के बाद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, "सीनियर, मैं डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ। ये बैटल आप जीत गए।" मरमट्स एकदम साइलेंट थे। किसी को स्ट्रेंज नहीं लगा कि रैंक 8 गो इमॉर्टल ने रैंक 7 वू शुआई से सरेंडर कर दिया, क्योंकि डी ज़ांगशेंग अकेला ही हेवनली कोड के ट्रांसफॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट को कुत्ते की तरह मार चुका था, एकदम खत्म कर चुका था। फेट वॉर में सिर्फ फेंग जुजे और ड्यूक लोंग ही उसे रोक पाए थे। वू शुआई एकदम कहता है, "स्मार्ट हो लिटिल फेलो।" वो डी ज़ांगशेंग और ड्रैगन पैलेस को वापस स्टोर कर लेता है, फिर नीचे उतरता है और कहता है, वू शुआई कहता है, "अलायंस की बात करते हैं।" 3 मरमेड्स शॉक हो गई। मरमेड्स कहती है, "सीनियर वू शुआई।" वू शुआई आईब्रोज को रेज़ करता है और कहता है, "क्या? क्या तुम अभी भी न्यूट्रल रहना चाहती हो क्या?" तीनों चुप हो गई। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क खुश हो गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, "सो सीनियर, क्या आप कहना चाहते हो कि मैं भी यहाँ पे?" तो वू शुआई के शोल्डर्स उस पे मतलब हाँ, मतलब जो वू शुआई है वो अपना हाथ रखता है, आइस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, उसके शोल्डर के ऊपर और कहता है, "चलो हॉल में बैठकर बात करते हैं। तुम यहाँ पे आ ही गए, तुमने तो हार भी मान ली है।" वू शुआई की इंटरफेरेंस की वजह से आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ गई। उसने सोचा था कि मरमैन के साथ अलायंस का प्लान फेल हो गया, लेकिन शौक ये था कि वू शुआई खुद भी यहाँ पे अलायंस के लिए ही आया था, उसका भी सेम इंटेंशन था। अब इनको तो ऐसा लग रहा है, देखो, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क एक स्नोमैन है, तो इसको ऐसा लगता है कि जो अपना ड्रैगन मैन वू शुआई है, ये भी तो एक वेरिएंट ह्यूमन है और मरमैन भी वेरिएंट ह्यूमन है। भले मरमैन मेरे साथ मिलना नहीं चाहती थी, स्नोमैन के साथ नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन ड्रैगन मैन के साथ तो मिलेंगी, क्योंकि भाई ड्रैगन मैन वुशुआई पावरफुल है, उसने हेल्प भी करी है, फेवर मिल गया, फेवर को चुकाना पड़ेगा मरमैन को, वो उसके साथ मिल जाएँगे और मैं वुशुआई के साथ मिल जाऊँगा। तो एक तरीके से सब सेम ही साइड पर आ जाएँगे। कितना अच्छा लग रहा था। इसको सुनने में
सोचने में बढ़िया लग रहा था। इस तरह बेट में लूज़र जीत जाएगा और विनर हार जाएगा। बैटल के बाद वू शुआई और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क मरमन इंपीरियल कोर्ट बैठकर डिस्कशन करने लग गए। जैसे-जैसे डिस्कशन डीप हुआ, 3 मरमेड्स के एक्सप्रेशन और ज़्यादा खराब हो गए। वू शुआई ने सुना कि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ऑलरेडी ग्रोटा हेवन फोर्सेस का मीटिंग कर चुका था। उसने तुरंत ही बोला, वू शुआई कहता है, "मुझे भी जॉइन करना है और सब फोर्सेस को दोबारा से गैदर करो। सेकंड मीटिंग जल्दी से करो और यहाँ पे सबको बुलाओ जिनसे भी अभी तक तुम मीटिंग कर चुके। जो भी है, जितने भी लोग हैं, सबको बुला लो।" आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ओरिजिनली मीटिंग लेटर करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा वू शुआई की रेपुटेशन का यूज करके मीटिंग को एडवांस कर सकता हूँ। उसे पता था कि ब्लैक एंड व्हाइट हेवन में ह्यूमन फोर्सेस भी हैं जो अलायंस के लिए इंटरनल थ्रेट बन सकती हैं। इसलिए वो वेरिएंट ह्यूमंस को लीडर बनाना चाहता था। उसने ऑलरेडी कई वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस से कांटेक्ट कर लिया था। अब सेकंड मीटिंग आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मतलब इमॉर्टल ग्रोटो हेवन में होगी। यानी जो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क है ना, इसका जो ग्रोटो हेवन है, आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन, उसमें बुलाई जाएगी। इस बार मीटिंग और भी बड़ी थी। मीटिंग में देखते हैं, अनाउंसमेंट होने लग गए, चिल्लाने लग गए लोग। अब जब आते हैं लोग, बड़े-बड़े राजा लोग आते हैं तो भाई आवाज़ें आती है ना कि ये आ गए, वो आ गए, तो वही होता है। गोल्डन फर इमॉर्टल मोनार्क आ चुके हैं, ब्लिट्स क्लाउड हेवनली इमॉर्टल आ चुके हैं, ग्रेट विज़डम इमॉर्टल मदर आ गई हैं, ग्रीन फॉरेस्ट सेज आ चुके हैं। सब वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 एक्सपर्ट थे, ये 4 लोग आ चुके थे। अब पता चलता है कि जो गोल्डन फर इमॉर्टल मोनार्क थे, वो हेयरी मैन थे, पूरा बॉडी गोल्डन फर से कवर्ड था। दूसरे नंबर पे ब्लिट्स क्लाउड हेवनली इमॉर्टल था, फेदरमैन था, हैंडसम यंग मैन था। तीसरा ग्रेट विज़डम इमॉर्टल मदर थी, जो कि ओल्ड इंकमैन विमेन थी। चौथा ग्रीन फॉरेस्ट ग्रेट सेज था, मिनी मैन था, ग्रीन लाइट से कवर्ड था। ह्यूमन साइड से आए थे नाइट वुल्फ हेवनली लॉर्ड। दूसरे नंबर पे लेडी कोल्ड ऐश जो स्पेक्टर सोल के अंडर में है, और वुल्फ लॉर्ड सेंट्रल कॉन्टिनेंट के साथ हेल्प मांग रहा है। क्रॉसिंग हेवनली इमॉर्टल मोनार्क लाइट पाथ कल्टीवेट करते हैं, इनका कुछ पता नहीं, इनका नहीं पता। और ब्लैक लोकस्ट वुड पाथ कल्टीवेट करते हैं। रेनबो रॉक इमॉर्टल कॉक्यूबाइन अर्थ पाथ कल्टीवेट करते हैं, और ये सारे ह्यूमन थे, जिसमें से 2 लोग तो भाई इन सबको ही धोखा दे चुके हैं। 2 लोगों ने तो मिलके कहीं और ही प्लानिंग कर रहे थे। लेडी कोल्ड डैश इमॉर्टल स्पेक्टर सोल के साथ, मतलब अभी तो मिली नहीं है, लेकिन जल्दी स्पेक्टर सोल इसको खा जाएगा। और नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड, वो तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के साथ लड़ चुके हैं, मतलब लड़ नहीं, भिड़ चुके हैं, या एक तरीके से बात-वात कर चुके हैं। कन्वर्सेशन में बातें चल रही हैं, भिड़ चुके हैं। अगर कन्वर्सेशन जीत गए, तो एक तरीके से हेवनली कोर्ट के साथ मिल जाएँगे ये लोग, और ये लोग इस मीटिंग में भी हैं। ये 2 मुँह वाले साँप बन चुके हैं एक तरीके से। टोटल 5 ह्यूमन रैंक 8 और लगभग 10 वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 थे। डिस्कशन के बाद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क बोलता है, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, आज हम एक सीनियर ग्रेट एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सब लोग उस डायरेक्शन में देखने लगे कि कौन ग्रेट एक्सपर्ट है भाई। वूश वाई भाई आया निकल कर उस मेन सीट पर बैठा और बैठ गया। इमॉर्टल्स एकदम से शॉक हो गए। बंदे कहते हैं, अबे ये कौन है? दूसरा पहचान के कहता है, ओ ये तो वूश वाई है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क भी इरिटेट हो गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, उन्हें सीनियर वूश वाई बोला, सीनियर। वो वेरिएंट ह्यूमन क्विकली बोलता है। वेरिएंट ह्यूमन्स कहते हैं, जूनियर ग्रीट करते हैं सीनियर वुशुआई को। अब सबको वुशुआई को सीनियर कहना पड़ गया था। वुशुआई सैटिस्फाइड होकर कहता है, गुड, लेकिन मुझे सीनियर नहीं अलायंस लीडर बुलाओ। अलायंस की मीटिंग खत्म नहीं हुई है, भाई ने अपने आप को पहले अलायंस लीडर घोषित कर दिया है। सब इमॉर्टल एक दूसरे को देखने लग गए। वुशुआई कहता है, ग्रोटर हेवन सब अब एक्सपोज हो चुके हैं, जल्दी ही 5 रीजन के गो इमॉर्टल हम पर अटैक करेंगे। क्यूआई टाइड की वजह से अभी वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। हम सर्वाइव करना चाहते ही हैं, अलायंस बनाना ही पड़ेगा। एशियंट रूल सिंपल है, सबसे कैपेबल पर्सन अलायंस लीडर बनता है। यहाँ कोई मेरा मैच तो है नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आओ मेरे को चैलेंज करो और लीडर बन जाओ। तभी ड्रैगन रोर सुनाई दी। स्काई में डी ज़ांगशेंग का जायंट बॉडी अपीयर हो गया, और फेंग युआन यानी ड्रैगन मैन क्लोन वू शुआई ने अपना ऑरा फैला दिया। उसने सबको मतलब एकदम वार्निंग दे दी कि भाई औकात में रहो। फिर वूशुआई के प्रेमिसेस से मिनिएचर ड्रैगन पैलेस निकला, जो उसके पाम पर शाइन कर रहा था। वूशुआई सबको कोल्ड गेज से देख रहा था कि कौन है बे? आओ चैलेंज करो मुझे। इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशन अगली हो गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको पता है कि ड्रैगन पैलेस प्लस डी ज़ांगशेंग टेरिफाइंग पावर है। फाइनली आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क खड़ा हुआ। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ग्रीड करता है अलायंस लीडर को, यानी इसने एक्सेप्ट कर लिया कि वूशुआई लीडर है। वूशुआई स्माइल करता है। वूशुआई कहता है, गुड, तुम वाइस अलायंस लीडर बनोगे। यानी जिसने सबसे पहले एक्सेप्ट करा उसको वाइस लीडर बना दिया। फिर सब इमॉर्टल्स को कोल्ड गेज से देखने लग गया। डी ज़ांगशेंग बाहर बॉडी एकदम शेक कर रहा था, हिला रहा था, फुल बाई ऑरा दिखा रहा था। वाइंड हर तरफ फैल रही थी। फाइनली सब इमॉर्टल मजबूरी में वू शुआई को अलायंस लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वू शुआई मेन सीट पर बैठकर कहता है, मुझे पता है तुम लोग मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ये रेयर चांस है। अगर अब
अलायंस नहीं बनाया तो 5 रीजन हमारी ग्रुटा हेवेंस को सराउंड कर लेंगे और तब रिग्रेट का फायदा नहीं होगा। तुम लोग डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब तक एग्रीमेंट होगा क्यूआई टाइड खत्म हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग लीडर के बिना अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा। वू शुआई की बात में लॉजिक था। इमोर्टल्स को हॉस्टिलिटी थोड़ा कम हो गया। यानी इनको ऐसा तो लग रहा था कि चलो वू शुआई ड्रैगन मैन ही सही, लेकिन वो अपना बंदा तो है। फिर वू शुआई कहता है चलो अब नेक्स्ट टारगेट को डिसाइड करते हैं। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क शॉक हो गया कि अरे अभी तो मीटिंग खत्म नहीं हुई, लीडर भी घोषित हो गया, ऊपर से टारगेट भी डिस्कशन करने वाले, किस पे अटैक करना है। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क कहता है अलायंस लीडर अभी तो अटैक करना इतना जल्दी सही नहीं है क्या, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अभी तो कई ग्रोटर हेवन ज्वाइन ही नहीं हुए हैं। वो शुआई हाथ को वेव करता है और कहता है अटैक करेंगे तो हल्ला गुल्ला मचेगा भाई, कम्युनेशन होगा, तभी बाकी फोर्सेस भी हम पे नजर डालेंगे, अटेंशन मिलेगा, वो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे। फिर आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क पूछता है तो किस जगह अटैक करना है सर। वो शुआई ने बिना हेजिटेट करते हुए बोला हेवनली कोर्ट, और कहा सब इमोर्टल शॉक हो गए, बोले हेवनली कोर्ट, अभी तो अटैक हुआ था यहाँ पे। वो शुआई लाउडली हंसने लग गया। वुशवाई कहता है हेवनली कोड अब वीक है, अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो 5 रीजन्स शेक हो जाएंगे, तब कोई भी हमें टारगेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भाई ये बात सुनकर कुछ लोग यहाँ पे अपोज करने लगे, यानी खिलाफ हो गए। वो कह रहे ये वाइस चॉइस नहीं है। एक बंदा कहता है ये वाइस डिसीजन नहीं है। दूसरा कहता है हेवनली कोड को टारगेट करना इम्पॉसिबल है भाई। तीसरा कहता है अलायंस लीडर प्लीज यार रिकंसिडर करो, किसी और को ही कर लो, इनको ही क्यों करना है। सब हेड शेक करने के लग गए कि यार इनको नहीं, इनको नहीं। वो शॉय कोल्ड स्माइल करता है और कहता है कावर्ड्स। फिर वो बोलता है ठीक है हम डिवाइन एम्पर सिटी पर अटैक करते हैं। वू शुआई एक्सप्लेन करता है और कहता है डिवाइन एम्पर सिटी सबसे बड़ा इमॉर्टल हाउस है। ये डिवाइन इन पैलेस प्लस एम्पर सिटी को एक तरीके से कंबाइन करके बनाया गया है और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर है। ये ह्यूमन वेन का गैदरिंग स्पॉट है, बेसिकली लैंड बेस्ड हेवनली कोर्ट है। अगर हम इसे ले लें तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट को ह्यूज ब्लो मिलेगा, हमें रैंक 8 इमॉर्टल हाउस भी मिलेगा और जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वनरेबल की ट्रू इनहेरिटेंस भी मिल जाएगी। लेडी कोल्ड डैश कामली कहती है अगर डिवाइन एम्पायर सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो अटैक करते ही हेवनली कोर्ट और पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट हम पर ही अटैक कर देगा ना। इसमें और हेवनली कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक करने में क्या ही फर्क है। हेवनली कोर्ट पर अटैक करेंगे वहां से भी दिक्कत होगी, इस जगह पे भी अटैक करेंगे तो हेवनली कोर्ट हम पर अटैक करेगा, डिफरेंस क्या हुआ। वो शुआई कहता है डिफरेंस है, अगर सबको डिवाइन एम्पायर सिटी पर अटैक एक तरीके से अट्रैक्ट कर दिया गया, यानी सब लोग वहीं पर अट्रैक्ट हो गए, तो दूसरी टीम हेवनली कोर्ट पर अटैक कर देगी। यानी भाई का प्लान नहीं बदला है, भाई कहना चाह रहा है कि हम डिवाइन एम्पायर सिटी पर अटैक करेंगे, लेकिन अगर हमारे अटैक में ऐसा लगेगा कि पूरी हेवनली कोर्ट यहीं उठ के आ गई है डिफेंस करने के लिए, तो यहाँ पे सारे लोग आ गए, हम चले जाएंगे हेवनली कोर्ट पर अटैक करने, सिंपल। ये सुनते ही इमॉर्टल्स का भाई पसीना बह गया कि अबे दो दो जगह एक साथ अटैक। सब सोचने लग गए कि ये तो फिर से हेवनली कोर्ट पर अटैक करना चाहता है। डिवाइन एम्पायर सिटी वाली टीम को कैनन फोडर की तरह बनाया जाएगा, यानी चारे की तरह वो लोग मर जाएंगे। वुशुआई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। वुशुआई इरिटेटेड हो गया। वुशुआई कहता है क्या हुआ, डिवाइन एम्पायर सिटी पर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं है क्या अब तुम मैन। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ऑकवर्ड टोन में कहता है अलायंस लीडर प्लीज रिकंसिडर कीजिए। वो शुआई हाथ वेव करता है, कहता है बहुत एक्सक्यूजेस हो गए हैं, चलो सिंपल टारगेट यूज करते हैं, ईस्टर्न सी का शिया क्लैन। अब वो शुआई का रियल मोटिव रिवील हुआ था। ईस्टर्न सी का शिया क्लैन एक सुपर फोर्स था। अगर वो टारगेट पहले बोलता तो सब अपोज करते कि यार ईस्टर्न सी में सुपर फोर्स है, शिया क्लैन उस पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन फेंगजुआन ने सबसे पहले ये बोला, मतलब अपने वू शुआई ने ये बोला फेंगजुआन के क्लोन ने, कि सबसे पहले हेवनली कोर्ट पर करते हैं। लोगों को लगा कि हेवनली कोर्ट तो बहुत ऊंची चीज है और हेवनली कोर्ट के सामने शिया क्लैन नीची वाली चीज है, तो एटलीस्ट हेवनली कोर्ट नहीं शिया क्लैन ही सही होता है ना। दो खतरनाक ऑप्शन दिए हैं, चूज एक ही करना है। वही बात आ गई। लेकिन हेवनली कोर्ट और डिवाइन एंड पैलेस के कंपैरिजन में शिया क्लैन इजी लग रहा था। वू शुआई एक्सप्लेन करते हुए कहता है ईस्टर्न सी के राइटियस पास सुपर फोर्सेस में शिया क्लैन सबसे वीक है और उनका लोकेशन ईस्टर्न सी के फार ईस्ट में रिमोट एरिया में है। ये हमारे फ्यूचर बेस के लिए परफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शिया क्लैन की टेरिटरी मरमन इंपीरियल कोर्ट के पास है। मरमेड्स अब हमारे अलायंस है, वो भी हेल्प करेंगे। फिर वू शुआई डायरेक्टली ऑर्डर देता है और कहता है, वू शुआई कहता है डिसीजन हो चुका है, टारगेट है शिया क्लैन। सुना भी नहीं किसी का। इमॉर्टल यहाँ पे अनहैप्पी हो गए, लेकिन डी जांगशेंग और ड्रैगन पैलेस का प्रेशर था, इसलिए कोई अपोज नहीं कर सका। अब सबको पता है कि अगर अब एडवांटेज नहीं लिया तो फ्यूचर में 5 रीजन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मीटिंग के बाद कुछ गु इमॉर्टल आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क से बोलते हैं अलायंस लीडर पोजीशन तुम्हारी होनी चाहिए थी, यानी तुम लीडर बनने चाहिए थे, तुम वू शुआई को क्यों अलाउ कर रहे हो। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क अंदर ही अंदर हंसने लग गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है जो नेल बाहर निकलता है ना उसे हैमर ही लगता है, यानी उसको ही हथौड़ा लगता है। हाईएस्ट पीक पर ही सबसे ज्यादा वाइंड्स चलती हैं। वू शुआई अब वैनगार्ड बनकर सबसे आगे चार्ज करेगा। अलायंस लीडर पोजीशन उसे मिल गई तो क्या हुआ, अब हमारे पास इविल ड्रैगन और ड्रैगन पैलेस का सपोर्ट भी है। फिर वो स्लोली बोलता है, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क कहता है अगर फ्यूचर में प्लान फेल भी हो गया तो 5 रीजन का ब्लेम हम वू शुआई पर डाल देंगे और हम बच जाएंगे, है ना सबसे बढ़िया। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।